नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनालाइजर ऐप पर स्वागत है। मैं रजत सिंह। आज हम सॉल्व करेंगे भौतिकी विज्ञान विषय से संबंधित एमसीक्यू की। यह हमारा एमसीक्यू का तीसरा वीडियो है। यह यूट्यूब पर सारे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है, लेकिन अगले वीडियो के लिए आप हमारे एनालाइजर ऐप पर विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है सेल्सियस ताप से, ऑप्शन बी है किलोवाट आवर विद्युत से, ऑप्शन सी है RH गुणांक रक्त से, ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से। हमको यह बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बोला गया ना जी, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। ताप का मापन हम सेल्सियस से करते हैं, अर्थात ये दोनों क्या है, सुमेलित हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं विद्युत का संबंध किससे है, किलोवाट आवर से है, यह भी सुमेलित है। आगे देखते हैं रक्त का मान भी पीएच RH गुणांक अर्थात रक्त भी इससे संबंधित है। आगे देखते हैं रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से, यह एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है, क्योंकि रिएक्टर पैमाना से हम किसको मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को। रिएक्टर पैमाना से हम किसको मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को। तो उसका संबंध आर्द्रता से बिल्कुल नहीं है, अर्थात कौन सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और हाँ, हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। एक बार और प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता। यहाँ पे हमको पैमाना दिया गया है। ऑप्शन ए है सेल्सियस, ऑप्शन बी है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है केल्विन और ऑप्शन डी है क्या, र्यूमर। ठीक है, यहाँ पे कौन ऋणात्मक मान नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। केल्विन कभी हमको क्या, ऋणात्मक मान नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ए हृदय की धड़कन, ऑप्शन बी है वायुमंडल का दाब, ऑप्शन सी है भूचाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा क्या, भूचाल। सिस्मोग्राफ से हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, भूचाल को। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूचाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर बी पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है क्या, गायरोस्कोप और ऑप्शन नंबर डी है क्या, काइमोग्राफ। सोचिए कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी है क्या, जड़ता का सिद्ध नियम, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है संवेग के संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी है क्या, ऊर्ध्वाधर गति। प्रश्न देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा नियम को हम न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है, पहला बढ़ेगी, बी घटेगी, सी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा। आप अपना अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि यदि कोई व्यक्ति एक सेंसिटिव तराजू पर बैठता है और वह चूंकि सांस अंदर लेके बैठता है तो क्या होगा, क्या उसका वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि वायुमंडल के दाब पर निर्भर करेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, देखिए यदि कोई व्यक्ति सांस अंदर लेगा तो उस वायु का भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं होगा। अर्थात यदि व्यक्ति 1 लीटर वायु अपने अंदर ग्रहण करता है, यदि कोई व्यक्ति 1 लीटर वायु, कितना, 1 लीटर वायु
अपने अंदर ग्रहण करता है तो उसका वजन कितना होता है 1.225 कितना होता है ग्राम। तो यदि व्यक्ति क्या करता है गहरी सांस अंदर लेता है तो अर्थात उसने कुछ न कुछ भार तो अंदर और एक्स्ट्रा लिया ना वायु के रूप में तो क्या होगा तब उसका वजन क्या होगा बढ़ेगा, अर्थात हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। ठीक है, समझाते हैं। ठीक है, क्या होगी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अपकेंद्रण, फिर दिया गया क्या अपोहन, फिर दिया गया उत्क्रम परासरण, फिर दिया गया क्या विसरण। ठीक है, हमें पता है वॉशिंग मशीन का किस सिद्धांत पर कार्य करता है अपकेंद्रण, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है उसमें? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश है? सदिश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि है और नहीं है, दोनों चीजें बोली जाती है। हम जल्दीबाजी में कोई भी काम टिक करते हैं और बोलते हैं हमारा आंसर क्या हो गया सही, हमारा सही से आंसर हमारा बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रहता। हम प्रश्नों को कभी कभी सीरियसली नहीं पढ़े रहते हैं। हम ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। विस्थापन, वेग, बल, आयतन। पूछा क्या गया है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है अर्थात कौन सी राशि अदिश है। देखिए सदिश और अदिश में इतना फर्क है, सदिश वे राशियां होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश कहते हैं। और जिसे आवश्यकता नहीं होती हम उसे क्या कहते हैं अदिश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है सदिश नहीं है अर्थात हमको अदिश राशि ज्ञात करना है। तो देखिए विस्थापन है, वेग है, बल है और आयतन है। तो ये विस्थापन, वेग और बल इन तीनों को प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी, अर्थात यह तीनों हमारे लिए क्या है सदिश राशि हैं। और एक है जो आयतन को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह क्या है एक अदिश राशि है। तो हमारा आंसर होगा क्या डी आयतन। ठीक है, डी आयतन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब पूछा गया है सदिश राशि कौन सा है, अर्थात जिसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है संवेग, ऑप्शन नंबर बी बोला गया है दाब, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी बोला गया है क्या कार्य। तो हम किसे व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी? तो हमें संवेग को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी, अर्थात सदिश राशि कौन है संवेग। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां, हवाओं की ऊर्जा होती है हवाओं की ऊर्जा होती है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर पहला केवल स्थितिज, ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत, ऑप्शन नंबर डी गया क्या स्थितिज और गतिज दोनों। ठीक है, देखिए प्रश्न को एक बार और पढ़ता हूँ शांति से समझिएगा। पूछा क्या जा रहा है हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। क्योंकि देखिए हवाएं क्या करती है ट्रेवल करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसमें हमें किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी केवल गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। भले हम इस गतिज ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे हम उस हवा के ट्रेवल के रास्ते पर हम पवन शक्ति लगा के हम उसको किस रूप में परिवर्तित कर लेते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो हमारा आंसर क्या होगा हवाओं में ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। भले हम उसको रूपांतरण कर लेते हैं दूसरे ऊर्जाओं के रूप में, लेकिन हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है तो केवल गतिज ऊर्जा, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, दूसरा ऑप्शन है गति का जड़त्व, तीसरा ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का संरक्षण। ठीक है, देखिए हम कभी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं हम बैठे रहते हैं। ठीक है, ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है हम पीछे की ओर ऐसे महसूस करते हैं कोई बल। ठीक है, यही चीज़ इसमें बोला गया है कि पीछे की ओर झुक जाता है।
यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? देखिए, जब ट्रेन चलना प्रारंभ करती है तो इंसान का जो हिस्सा है, इंसान का जो शरीर है, उसका निचला हिस्सा ट्रेन के संपर्क में रहने के कारण वह गतिमान हो जाता है, परंतु जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है, वह स्थिरता को प्राप्त करना चाहता है, वह चाहता है कि मैं स्थिर रहूं। ठीक है, इस कारण हम पीछे वाले हिस्से को हम ऊपर के हिस्से को हम पीछे की ओर झुकता हुआ महसूस करते हैं। अर्थात ये किस कारण? तो हमारा ऊपर का शरीर जड़त्व करता है कि वह स्थिर रहना चाहता है, तो वह हमारा आंसर क्या होगा? स्थिरता का जड़त्व। अर्थात हमारा ऊपर का शरीर क्या रहना चाहता है? स्थिर रहना चाहता है। ठीक, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिरता का जड़त्व। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, देखिए, बर्फ पर चलना आसान नहीं है, इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कितने प्रश्न पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वात्विक होती है या गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन है हमारा ए, आर्यभट्ट, बी है वराहमिहिर, सी है बुद्ध गुप्त, डी है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो किसने बता दिया था? तो हमारा आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। कौन? ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन में यह एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। तो न्यूटन के पहले ही यह किसने बता दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने एक वो सिद्धांत लिखा था जिसे हम कहते हैं क्या? ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की रचना है ब्रह्म सिद्धांत, जिसमें उसने वर्णन किया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं हम? गुरुत्वात्विक होती है या गुरुत्वाकर्षित होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है क्या? जॉन एडम्स। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी है कम गति से गतिमान होगा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, ऑप्शन डी है अधिक गति से गतिवान होगा। ठीक है, प्रश्न बोला गया है अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए तो वह क्या होगा? ठीक है, एक कॉमन सी बात है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्यरत नहीं है, अर्थात जब अंतरिक्ष यान से जब वह सेब छोड़ा जाएगा तो वह अंतरिक्ष यान के साथ ही साथ उसी गति से गतिमान होगा, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है अपरिवर्तित, ऑप्शन सी है क्या? परिवर्तनशील, ऑप्शन डी है क्या? सभी गलत। ठीक है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर बराबर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आसानी है कि पहले ज़्यादा लग रहा था बाद में कम लगा, या पहले कम या बाद में ज़्यादा, तो इस प्रकार उसका भार क्या रहेगा? अपरिवर्तित। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी पिंड का भार
ठीक है, किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होती है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ऑप्शन डी है क्या, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है। प्रश्न क्या बोला है, किसी पिंड का भार ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और बोला गया क्या, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखिए हमारा मान लो कोई भी एक पिंड है, ठीक है, यदि वह भूमध्य रेखा पर है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कम रहेगा। यदि वह पिंड कहाँ चले जाता है, पोल पर, ध्रुवों पर, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होगा, अर्थात ध्रुवों पर उस पिंड का भार हमें क्या मिलेगा, सर्वाधिक मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा इसका पिंड का भार। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन ए बोला गया वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, यदि हम एक पिंड का भार देखें तो वह वायु, जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का और विरल माध्यम, सबसे हल्का और विरल माध्यम, अर्थात वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करेगा। समझ रहे हो ना। तो हम यह कह सकते हैं कि पिंड का भार अधिकतम हमें कहाँ महसूस होगा, हाइड्रोजन पर। ठीक है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमें कूट दिया गया है। ठीक, अब बोला गया रेडियम। ठीक, रेडियम, तो रेडियम एक तरफ दिया गया तत्व और दूसरा तरफ दिया क्या है, इसके खोजकर्ता। हमें इसे कुल मिलाकर क्या करना है, सुमेलित करना है। तो रेडियम के खोजकर्ता कौन है, 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 क्वेरी। ठीक, फिर बोला गया पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर आता है क्या, एक्सरे, एक्सरे के खोजकर्ता कौन है, W.A. रोंटगेन। फिर आता है चेचक के खोजकर्ता कौन है या आविष्कारक एडवर्ड जेनर। देखते हैं हमारा कौन सा कूट मैच कर रहा है। ए के लिए क्या है 2, ए के लिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, बी के लिए क्या है 1, बी के लिए 1 यहाँ, सी के लिए क्या है 4, सी के लिए 4, और डी के लिए क्या है 3, डी के लिए 3। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है डॉपलर प्रभाव द्वारा, ऑप्शन बी है रडार द्वारा, ऑप्शन सी है सोनार द्वारा, ऑप्शन डी है क्या, पल्सर द्वारा। हमारा आंसर क्या होगा, रडार द्वारा। ठीक है, सॉरी, हमारा आंसर क्या होगा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, यह डॉपलर प्रभाव किस पर आधारित होता है, ट्रांसमिशन पर आधारित होता है, और किसी भी कृत्रिम उपग्रह को हम पृथ्वी से ट्रैक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।